आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर और जिसमें भी हम देखने वाले हैं साप्ताहिक सुजस की प्रश्नोत्तरी के बारे में जो हम मतलब प्रतिदिन पढ़ते हैं। जो 5 क्वेश्चन है वो हम शॉर्ट्स के रूप में डेली देखते हैं। ठीक है, सुजस की प्रश्नोत्तरी के और फिर उनका साप्ताहिक रिवीजन रविवार को हम एक बड़ी क्लास के माध्यम से उसका सविस्तार विस्तृत रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे मुख्य देखें तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस क्लास में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया, सहकार वन का विकास कहाँ किया जाएगा, पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान क्या है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पूरे ही विस्तार पूर्वक। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसमें हम वो बात करने वाले हैं जब 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए थे और उन्होंने पंचभद्रा जो रिफाइनरी थी उसका उद्घाटन किया। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे अलग अलग जो कार्य हैं जयपुर मेट्रो का भी उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और जैसे कार्य वो सारी महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो आज क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक स्वरूप क्या है। मतलब जो मेट्रो रेल है उसके अंदर मतलब किस किस की भागीदारी है। तो वो है भारत और राजस्थान सरकार की 50-50% साझेदारी वाली संयुक्त कंपनी है एक, उसका उपक्रम है और वो इसका कार्य मतलब जो है कार्य मतलब इसका पूर्ण करेगी, इसका विकास करेगी। ठीक है, जिसका नाम है राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें 50% भारत सरकार की और 50% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है और इसी द्वारा इस जो जयपुर मेट्रो है इसका फेज 2 है उसका विकास करेगी, उसका निर्माण करेगी। वो RMSRCL द्वारा किया जाएगा। आगे बात करें तो जयपुर मेट्रो फेज 2 इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो शिलान्यास है वो 4 जुलाई 2026 को किया गया और शिलान्यास जो करता थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने बालोतरा से किया था, जो भी ऑनलाइन माध्यम से किया था। और यह कॉरिडोर जो है वो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक रहने वाला है और जो गलियारा रहने वाला है वो उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है ऐसे रहने वाला है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। इसकी कुल लंबाई है वो 41 किलोमीटर रहने वाली है। कुल स्टेशन इसमें 36 होंगे। परियोजना की जो लागत आएगी वो आएगी 13,037 करोड़ रुपए और क्रियान्वयन जो करेगी वो करेगी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSRCL। और इस RMSRCL के अंदर साझेदारी है भारत सरकार और राजस्थान की 50-50% की हिस्सेदारी है। कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के फेज 2 के पहले पैकेज मतलब फेज 2 के अंदर पहला पैकेज 918.04 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यों के लिए LOA स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। बात करें जयपुर मेट्रो की, जयपुर मेट्रो जो नॉर्थ साउथ की तरफ जो कॉरिडोर होगा उसमें होगा टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा। इसकी जो लंबाई है वो रहने वाली है 41 किलोमीटर। इसमें कुल स्टेशन होंगे 36 स्टेशन होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका विकास है वो करेगी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट की 50-50% तक की हिस्सेदारी है। उसके बाद में हम बात करें इसकी जो लागत आने वाली है वो लागत आएगी 13,037 करोड़ रुपए। तो जो महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ये है कि इसका जो निर्माण है वो टोडी मोड़ से लेकर के प्रहलादपुरा के मध्य किया जाएगा 41 किलोमीटर क्योंकि 36 स्टेशन होंगे और RMSRCL द्वारा इसका विकास किया जाएगा। इसमें 50% गवर्नमेंट सेंटर की गवर्नमेंट का हिस्सा है और बाद में बात करें स्टेट गवर्नमेंट का 50% हिस्सा है। और इसके में कुल जो लागत आएगी वो आएगी 13,037 करोड़ रुपए। उसके बाद में हम बात करें जब 4 जुलाई को पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने बात करें तो पंचभद्रा रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो और जोधपुर टर्मिनल की बात करें तो अलग अलग कार्यों का उद्घाटन किया था। तो उसमें से एक बात है पंचभद्रा रिफाइनरी बालोतरा। जब 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। ठीक है, संयुक्त उद्यम बात करें तो पंचभद्रा जो रिफाइनरी के अंदर जो काम करेगा वो कौन करेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार,
जिसमें HPCL की हिस्सेदारी 74% रहेगी और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी रहेगी। बात करें रिफाइनरी की जो क्षमता है वो 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति ईयर रहने वाली है। परियोजना का प्रकार है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। मतलब ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि नए सिरे से, मतलब पहले वहां पे कोई भी आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं किया गया था, वहां से मतलब शुरू से, जैसे बात करें तो हम जैसे मकान बनाते हैं, नए मकान तो उनकी नींव मतलब नए सिरे से बनाते हैं ना, उसी प्रकार नए सिरे से किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसे ग्रीनफील्ड कहते हैं। या फिर और उसके बाद हम बात करें तो, या फिर जैसे मौजूदा आधारभूत संरचना होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके ढांचे को मजबूत किया जाता है ओनली, बस वो ग्रीनफील्ड नहीं कहलाता है। तो ग्रीनफील्ड होता है नए सिरे से किसी चीज का निर्माण करना, ग्रीनफील्ड कहलाता है। तो जो रिफाइनरी थी वहां पे पहले कुछ भी नहीं था, तो वो नए सिरे से बनाई गई है, इसलिए वह ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। उसके बाद में सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पे मतलब जब रिफाइनरी लगेगी, रिफाइनरी लग चुकी है, तो यह शुरू होगी। शुरू होने के बाद में इसमें क्या होगा, जैसे जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसका मतलब प्योरिफिकेशन होगा, उसके बाद में उसके साथ में सह उत्पाद भी निकलेंगे, जैसे पेट्रोकेमिकल होते हैं अलग अलग, तो वो निकलेंगे। और उसके बाद में वहीं पर उसके आसपास में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर मतलब रिफाइनरी के द्वारा जो सह उत्पाद निकलेंगे तो उनसे जो चीजें बनाई जाएंगी, तो वहीं पे औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी और वहीं पे पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से वहां पे उद्योग निर्माण करके वहां पे ही उससे नई चीजें बनाई जाएंगी। तो वहीं पे ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो था वह परियोजना थी। इसमें जो कुल निवेश जो हुआ वो 69,469 करोड़ का हुआ। पेट्रोकेमिकल की जो क्षमता रहने वाली है, ये जो सह पेट्रोकेमिकल क्षमता रहेगी उसकी होगी 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति ईयर, जबकि रिफाइनरी की जो क्षमता है वो 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति ईयर रहने वाली है। विशेषता की बात करें तो रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल उत्पाद का एकीकृत कॉम्प्लेक्स होगा। यहीं पे रिफाइनरी होगी और पेट्रोकेमिकल से जो उत्पाद होंगे उसका भी एकीकृत एक कॉम्प्लेक्स है। बात करें, यह देश की 24वीं रिफाइनरी है तथा इसके साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। बात करें तो यह 24वीं, देश की 24वीं रिफाइनरी है और इसी के स्थापित होने के बाद में इसकी जो क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। और उसी के बाद में हम बात करें भारत की, विश्व में जो रिफाइनरी क्षमता है उसके हिसाब से भारत का विश्व में चौथा स्थान हो चुका है। तो बात करें पंचभद्रा, पंचभद्रा रिफाइनरी जो कि बालोतरा में, इसका जो लोकार्पण है 4 जुलाई को किया गया पीएम के द्वारा। और जो संयुक्त उपक्रम है वो HPCL और राजस्थान सरकार, जिसमें HPCL का जो हिस्सा है वो 74% है और राज्य सरकार का 26% हिस्सा है। क्षमता की बात करें तो क्षमता जो रहने वाली है 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर रहने वाली है। और यहीं पे सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। तो पेट्रोकेमिकल की क्षमता बात करें तो पेट्रोकेमिकल की जो क्षमता रहने वाली है वो रहने वाली 2.4 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। उसके बाद हम बात करें, इसमें जो यह जो रिफाइनरी है वो देश की 24वीं रिफाइनरी है। और उसके साथ ही रिफाइनरी क्षमता की बात करें तो उसमें हमारा जो भारत है पूरे विश्व में 4th स्थान पे आ गया है। तो यह महत्वपूर्ण जो सूचना है वो याद रखना है, यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका उद्घाटन कब किया गया, किसने किया, इसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, इसमें जो कुल निवेश है वो कितना किया गया। तो इसमें जो कुल निवेश है वो 69,469 करोड़ रुपया जो है वो लगाए गए, कितनी लागत से इसका निर्माण किया गया। फिर उसकी क्षमता की बात कर सकेंगे, यह भारत की कौन सी रिफाइनरी है, ठीक है। और भारत में जो रिफाइनरी क्षमता के मामले में बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वो सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जब 4 जुलाई को ही आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे राजस्थान में, तो उन्होंने पंचभद्रा रिफाइनरी की जो लोकार्पण है उसका उद्घाटन किया। फिर उसके बाद में
जो जयपुर मेट्रो है उस फेज 2 का उसका भी लोकार्पण किया। और उसके बाद में एक वहीं पर जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण किया है। तो जोधपुर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसमें एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है। और उसके बाद में वहीं पर एक संशोधित उड़ान जो योजना है उसका भी शुभारंभ किया है। उड़ान जो योजना है वो है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। उसी के तहत पहले उड़ान योजना लागू की गई थी और उसी में कुछ संशोधन करके उसे फिर से शुभारंभ किया गया है। उसी के साथ जयपुर रिंग रोड NH A125A सेक्शन 2 के करवड़ डांगियावास के 30 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन मार्ग का लोकार्पण किया है। जो NH 125A है उसके अंदर जो जयपुर रिंग रोड आता है करवड़ से डांगियावास तक, तो उसे 4 लाइन बनाया जाएगा और जिसकी लागत आएगी 737 करोड़ रुपए। और वहीं पर उसी दिन 4 जुलाई को उत्तर पश्चिमी राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए चूरू सादुलपुर के 58 किलोमीटर रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित थी और चूरू रतनगढ़ 46 किलोमीटर रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। दो जो परियोजनाएं थी उनका दोहरीकरण किया जाएगा। यहाँ पे रेल चलती है, रेल है उसका दोहरीकरण किया जाएगा। ठीक है। जो चूरू से सादुलपुर रहेगा और एक चूरू से रतनगढ़ रहेगा। इसमें जो कुल लागत है वो 892 करोड़ रुपए आने वाली है। तो एक तो हो गई हमारी पंचभद्र रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो, जोधपुर एयरपोर्ट, उसके बाद में हम बात करें चूरू, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़। और वहीं पे एक और बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान की सौर एवं ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। SJVN की 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। और NHPC की 300 मेगावाट क्षमता के कर्णीसर सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि बीकानेर में ही है उसका भी उद्घाटन किया। जो कर्णीसर है उसका जो लागत आने वाली है उसकी लागत आने वाली है 1677 करोड़ रुपए। और वहीं पे हम बात करें बीकानेर में जो 1000 मेगावाट का जो लगाया जाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र वो 5492 करोड़ रुपए की उसमें लागत आने वाली है। तो यहीं पे हम बात करें प्रधानमंत्री द्वारा दो सौर ऊर्जा परियोजनाएं, सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी मतलब उनका भी उद्घाटन किया गया। जिसमें एक है 1000 मेगावाट की जो कि बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना रहने वाली है, जिसका निर्माण है वो SJVN द्वारा किया जाएगा और उसमें जो लागत है 1677 करोड़ रुपए आने वाली है। उसके बाद में एक है करणीसर सौर ऊर्जा संयंत्र, यह रहने वाला है 300 मेगावाट का। इसका जो निर्माण है वो NHPC द्वारा किया जाएगा और इसमें कुल 5992 करोड़ रुपए की लागत है वो आने वाली है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 कार्यों का उद्घाटन किया गया जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राजस्थान में आए 4 जुलाई को। तो वहां पे इन कार्यों का लोकार्पण व उद्घाटन किया गया। तो जब भी कोई प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च लीडर जब किसी राज्य किसी स्थान पर आता है तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% हो जाती है। वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे राजस्थान में इन कार्यों का उद्घाटन किया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा हुआ। ठीक है। तो उसके अंदर जो कार्य किए तो उनमें से कोई भी कार्य हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करें तो अजमेर में जब आए थे तो वहाँ पे अजमेर में आए थे तो वहाँ पे HPV जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए जो टीका जो शुरू किया गया था हमारे अजमेर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने शुरू किया था। तो वहाँ पे गार्डासिल जो 4 है टीका उसका जो अनावरण किया था और वहाँ पे बालिकाओं को लगाया गया था। तो वो क्वेश्चन था वो हमारे जो LDC की एग्जाम हुई थी अभी तो उसमें पूछा गया था। और यही जो 4 जुलाई 2026 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनका जो महत्वपूर्ण जो दौरा हुआ हमारे राजस्थान के संदर्भ में
तो उसमें जो भी कार्य किए गए उनको भी उसके आप बाद हम बात करें याद रखना। वर्तमान में भारत विश्व में, मतलब उसके संबंध में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, साफ मतलब जो डेली क्वेश्चन देखे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन थे उसी के जो हमने अभी पढ़े, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ उसी पे आधारित जो क्वेश्चन थे वो वहां पे थे। तो उसके देखते हैं कि बताओ मतलब उसमें जैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम बात करें, वर्तमान में भारत विश्व में रिफाइनरी क्षमता के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है। हमने पढ़ा था कि चौथे स्थान पर पहुंच गया है क्षमता के मामले में। उसके बाद हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कहाँ किया गया है। रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का है जो लोकार्पण है वो पंचभद्रा बालोतरा में किया गया था, वो हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा पूरे देश का आम नागरिक विजन के तहत किस राष्ट्रीय योजना के संशोधित संस्करण का शुभारंभ किया गया। हमने पढ़ा था जोधपुर के अंदर एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल है उसका लोकार्पण किया गया, और वहीं पे संशोधित जो हमारी जो उड़ान योजना है उसका भी शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संशोधित उड़ान योजना। उसके बाद बात करें, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किन दो रेल खंडों की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो हमने पढ़ा था चूरू से सादुलपुर और चूरू से रतनगढ़, उनका विकास किया जाएगा, उनका दोहरीकरण किया जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ें, अलवर की किस झील या बांध को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो वो दिया गया है सिलीसेड को। सिलीसेड जो झील है वो अलवर में है, और यह है राजस्थान की नवीनतम रामसर साइट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, राजस्थान में अब 5 रामसर साइट हो गई हैं, जिसमें से पहली थी केवलादेव भरतपुर जो 1981 में बनाई गई। उसके बाद हम बात करें, सांबर झील जयपुर में ही स्थित है जो 1990 में बनाई गई। खींचन फलोदी के अंदर है जो जून 2025 में बनाई गई। मेनार उदयपुर के अंदर है जिसे जून 2025 में बनाया गया। और पांचवी है सिलीसेट झील अलवर जिसे दिसंबर 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया। वनपाल का जो एग्जाम हुआ था उसी के अंदर ये पूछा गया था कि इनका नाम दिया गया था रामसर साइट का, और इनका जो क्रम था निर्माण के आधार पर पहले कौन सी बनी बाद में कौन सी बनी उसका क्रम पूछा गया था। तो ये क्रम रहने वाला है, पहले केवलादेव बना था, फिर सांबर, फिर खींचन, फिर मैनार और सिलीसेट। इसके बाद हम बात करें, जो मैनार जो बना था वो 91वां रामसर साइट था, ठीक है, भारत का। और खींचन जो था वो 92वां था, और सिलीसेट जो झील थी वो 96वीं रामसर साइट थी भारत की। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में हमारे भारत के अंदर वर्तमान में 100 रामसर साइट हो चुकी हैं, जिसमें से 100वीं की बात करें, 100वीं जो है वो रही वो है सुरहा ताल जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद हम बात करें रामसर साइट होती क्या है। तो रामसर जो स्थान है वो ईरान में एक स्थान है, वहां पर 2 फरवरी 1971 को 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। यह जो कन्वेंशन हुआ था वो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था, कि जहाँ पे भी वेटलैंड है आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण किया जाए, जिससे वहां से आने वाले पशु पक्षी हैं उनको मतलब सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, इसलिए रामसर कन्वेंशन किया गया। और इसी के तहत ही पूरे विश्व के अंदर रामसर साइट घोषित की जाती हैं, कि जहाँ पे भी वेटलैंड होगा उस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। और उसी प्रकार हमारे भारत में 100 रामसर साइट है, और उनमें से 5 हमारे राजस्थान के अंदर हैं। और हम बात करें तो जो विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को ही बनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1-2 जुलाई 2026 को कौन से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वहां पे आयोजन जो किया गया वो 29वें जो ई गवर्नेंस सम्मेलन था राष्ट्रीय, उसका आयोजन जयपुर के अंदर RIC में किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया गया 1 और 2 जुलाई को। बात करें 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन 1-2 जुलाई 2026 जयपुर में किया गया।
इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डाटा संचालित और सुरक्षित गवर्नेंस। इसका जो शुभारंभ था वो हमारे सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इसका जो समापन समारोह हुआ उसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे। इसका आयोजन जो किया था वो किया गया था प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, प्लस राजस्थान सरकार द्वारा। मतलब 3 जो विभाग है उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। नॉलेज पार्टनर की बात करें तो नेस्कॉम एवं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जो जयपुर है, वो यहाँ पे नॉलेज पार्टनर के रूप में 2 संस्थान रही। एक तो नेस्कॉम और एक MNIT जो हमारे जयपुर के अंदर मालवीय नगर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका जो इन दोनों को नॉलेज पार्टनर बनाया गया। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या क्या शुभारंभ किया गया। एक तो राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया, स्मार्ट राजस्थान, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज और ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। प्रदेश के लोग व्हाट्सएप नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर भेजकर 27 सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मतलब जो सरकारी जो सुविधाएं हैं 27 उनका लाभ आप उठा सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। 27 जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका जो है फायदा आप नागरिक उठा सकता है। उसके बाद हम बात करें यहीं पर STTT STTGDC जैसी वैश्विक कंपनी, यह एक कंपनी का नाम है, इसके द्वारा जयपुर में एक AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। बात करें पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर राजस्थान में AI रेडी डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वो की जा रही है जयपुर के अंदर। और किसके द्वारा की जा रही है, वो की जा रही है STTGDC कंपनी के द्वारा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पुरस्कार दिए गए तो केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार प्रदान किए गए। जो पुरस्कार दिए गए वो कुल 17, आपको याद रखना है कितने पुरस्कार दिए गए, 17 दिए गए। उनमें से 10 स्वर्ण थे, 6 रजत थे और 1 जूरी पुरस्कार था। ई गवर्नेंस पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ उसके अंदर ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए। और पंचायती जो राज संस्थाएं थी उनमें पूरे देश के अंदर 4 जो राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार है वो पंचायती राज संस्थाओं को मिले। और जो गोल्डन अवार्ड की बात करें तो मंत्रालय की जो पंचायत उन्नति जो पहल है जो डेटा एनालिसिस आधारित डिजिटल परिवर्तन श्रेणी में शामिल है, पंचायत उन्नति को पहल है उसको गोल्डन अवार्ड दिया गया। अन्य गोल्डन अवार्ड की बात करें तो महाराष्ट्र की कादेपुर ग्राम पंचायत है उसको गोल्डन अवार्ड दिया गया और एक नंदबार जिला परिषद महाराष्ट्र का है उसको गोल्ड अवार्ड दिया गया। जबकि सिल्वर अवार्ड जो है विजय या बोल दें विजयनगर ग्राम पंचायत जो त्रिपुरा की है उसे सिल्वर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपको यही बात याद रखनी है कि ई गवर्नेंस जो सम्मेलन है वो भारत राजस्थान में हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, इसका आयोजन किसने किया, इसमें नॉलेज पार्टनर कौन था, इसमें कितनी जो सरकारी सेवाएं हैं उसको लाभ देने के लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है। वहीं पे जयपुर के अंदर एक AI डेटा रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। कौन सी कंपनी है, इसके अंदर कुल कितने पुरस्कार दिए गए, 17 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, और ये हमारे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। और इंडियन स्टैंडर्ड पर देखें तो आपको ई गवर्नेंस जो पुरस्कार है वो भी याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करें वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। डिटेल की बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। जो माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी है वो, तो टाइगर रिजर्व वो 58वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है। बात करें जो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है 9 मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्थित है। सबसे जो छोटा टाइगर रिजर्व है वो है बोर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में है, एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है, एक मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है जो कोटा में है,
एक रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी के अंदर है, और एक धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये 5 टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम बात करें, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था, और धौलपुर जो करौली टाइगर रिजर्व था वो भारत का 55वां टाइगर रिजर्व था, और वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद हम बात करें, एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किया गया कि राजस्थान व मध्य प्रदेश इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन, मतलब टाइगर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकेशन पर पहुंचाना। राजस्थान और मध्य प्रदेश का पहला इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन सफल रहा। पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से एक बाघिन को ट्रेकुलाइज कर एयरलिफ्ट करके रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में शिफ्ट किया गया। मतलब एयरलिफ्ट करके एक बाघिन को पेंच टाइगर रिजर्व से विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है जो कि बूंदी में है, वहां पर एक बाघिन को वहां पे स्थानांतरित किया गया, या वहां पे स्थानांतरित किया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य था बाघों में आनुवांशिक जो जेनेटिक विविधता है उसको बढ़ाना। सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के लिए रामगढ़ विस्तारी और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को चुना है। उसके बाद हम बात करें, इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि ये करना चाहिए। तो वो आता है कि एक ही जीन पूल में जन्मे बाघ बाघिनों में क्षमताएं कम हो जाती हैं, जिसमें बात करें शिकार करने की क्षमता घट जाती है, सूंघने की क्षमता कमजोर हो जाती है, औसत आयु कम हो जाती है। जैसे हम बात करें तो कोई भी चीज या कोई जीव है, ठीक है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी, अगर एक ही स्थान पर रहेंगे, ठीक है, वहां से किसी दूसरे अन्यत्र स्थान पर घूमेंगे नहीं, विचरण नहीं करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो वहां पे मतलब उस एरिया में मतलब जहाँ पे रहने लगेंगे तो वहां पे शिकार नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे पहले ही कर लेंगे, तो इसलिए वो शिकार नहीं करेंगे, तो उनकी क्षमता घट जाएगी। ठीक है, और सूंघने की जो क्षमता है, वहां पे सूंघने के लिए कुछ होगा नहीं, शिकारी कोई होगा नहीं, तो सूंघने की क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। और औसत आयु भी है, क्योंकि वही बात है, जब तक कोई इंसान मतलब या कोई जीव जंतु है भागेगा दौड़ेगा कार्य नहीं करेगा तो उसकी आयु भी घट जाएगी। तो क्या होता है कि जैसे नए स्थान पर कोई चीज या कोई जीव जाता है तो वहां पे नई चीजों के अनुसार या उसके वातावरण के अनुसार अनुकूलित होता है। ठीक है, वहां की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालता है, नई नई चीजें सीखता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेशन करने का यही महत्वपूर्ण कार्य है कि जो बागिन है उसका ट्रांसलोकेशन किया जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिससे उनके अंदर जो शिकार करने की जो क्षमता है वो बढ़ सके, सूंघने की क्षमता है वो बढ़ सके, उनकी औसत आयु भी बढ़ सके। तो इसलिए ट्रांसलोकेशन का कार्य किया गया। लेकिन हम बात करें पहला जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसलोकेशन जो किया गया वो महत्वपूर्ण है। पेंच जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वहां से लेकर के रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है हमारे बूंदी के अंदर, वहां पर एक बाघिन का ट्रांसलोकेशन किया गया। बस यही महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है। उसके बाद हम बात करें, राजस्थान में आयोजित होने जा रहे लोक मंथन के 5वें संस्करण की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है। तो वो की गई है हम भारत के लोग। बात करें 5वां लोक मंथन 2026, इसका आयोजन जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। कर्टन रेजर कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन किया गया। इसकी जो थीम थी, महत्वपूर्ण है थीम, वो रही हम भारत के लोग। लोक मंथन की जो शुरुआत है वो 2016 से की जा रही है, जो कि पहला भोपाल के अंदर आयोजित किया गया। और यहाँ पे मुख्य संदेश जो दिया गया वो दिया गया वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार है हमारा एक परिवार है। तो ये था 5वां लोक मंथन कार्यक्रम 2026 जो जयपुर में आयोजित किया गया। इसकी महत्वपूर्ण जो थीम है वो याद रखनी है, हम भारत के लोग हैं। इसकी जो शुरुआत 2016 में की गई थी, पहला जो लोक मंथन जो किया गया था वो भोपाल के अंदर आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पांचना बांध जो महत्वपूर्ण बांध है जो 5 नदियों के संगम पर बना है, तो वो महत्वपूर्ण है करौली का। करौली का जो बांध है मिट्टी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है जो पांचना बांध है, जो यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। बात करें यहीं पर पांचना बांध के अंदर क्या है कि एक पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना चलाई गई है, निकाली गई है। हम बात करें पांचना बांध की, तो पांचना बांध भैंसावर, बसावटी, अटा, माची, बरखेड़ा जो 5 नदियां हैं उन नदियों पर बना हुआ है। जो पांचना गुडला लिफ्ट नहर है परियोजना है वो स्थित है करौली सवाई माधोपुर में, इसका कमांड क्षेत्र है।
पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों एवं पुरानी पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना की नहरों में जल निकासी शुरू की कर दी गई है। गंभीरी नदी में भी जल प्रवाह है, इसके माध्यम से किया जाएगा। 61 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया गया है। लगभग 20 वर्षों बाद परियोजनाओं से किसानों को राहत मिली है। पांचना बांध की कुल भराव क्षमता की बात करें तो वह है 2100 MCFT। परियोजना का जो लक्ष्य है वो 35 जो गांव हैं उनकी लगभग 9,985 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना। वर्ष 2005 के बाद सिंचाई हेतु पानी नहीं छोड़ा गया था और लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाधान के बाद नहरों में जल छोड़ा गया है। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावण और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम उपस्थित रहे। बात करें पांचना गुडला लिफ्ट नहर, पांचना बांध है जो कि करौली में स्थित है। बात करें यहाँ पे पहले मतलब विवाद चल रहा था 2005 के बाद में 20 वर्षों तक यहाँ पे पानी की समस्या आ रही थी। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जहाँ पे पांचना बांध बना हुआ है तो वहाँ के आसपास के लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा था, तो उसके कारण यहाँ पे मतलब विवाद उत्पन्न हो गया। वो लोग कह रहे थे कि हम जब हमारे पास में हमारी जमीन पर ही बांध स्थित है, हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, किसानों को भूमि सिंचित करने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो उसके कारण यहाँ पे विवाद चल रहा था। तो उसका भी समाधान वर्तमान में हो चुका है। जो लिफ्ट नहरें जो निर्माण किया गया है पांचना बांध के तहत, तो उन लिफ्ट नहरों में पानी छोड़ा गया है जिसके तहत 35 गांव महत्वपूर्ण है। 35 गांव और उनकी महत्वपूर्ण है जमीन कितनी रहने वाली है 9,985 हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित होगी। तो पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर है, करौली में स्थित है। इसकी जो मुख्य नहर है वो पांचना गुडला लिफ्ट नहर है जिसका जो कमांड क्षेत्र है वो करौली और सोयमुतपुर क्षेत्र में आने वाला है। उसके बाद हम बात करें पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो वो है पहला स्थान है। अब बात करें पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान की क्या है, तो बात करें पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स का मतलब है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। तो इन समितियों के कंप्यूटरीकरण की एक बृहद योजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण बैंकिंग, ऋण वितरण और कृषि सेवाओं में पूर्ण पारदर्शिता, दक्षता, डिजिटलीकरण लाना। तो पैक्स जो क्या है, पैक्स है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं जो ग्रामीण बैंक हैं, ऋण वितरण करती हैं, कृषि जो सेवाएं होते हैं कृषि के लिए ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है कि उनका कंप्यूटरीकरण करना है, उनको ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान चलाया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना के लिए लगभग 2,925 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका जो लक्ष्य है देश भर में 63,000 से अधिक कार्यशील जो पैक्स को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना है। जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं उनको ऑनलाइन करना है, पेपरलेस करना है और सभी पैक्स को एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इंटरप्राइज ERP आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाया जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसके माध्यम से सभी जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं पैक्स हैं उनको एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक जगह पर लाया जाएगा। बात करें प्रथम चरण में राजस्थान में 5,646 पैक्स को ई पैक्स बनाया जा चुका है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शित हो गई है। उसके बाद हम बात करें 1977 एमपैक्स का मतलब है मल्टीपर्पज, एम का मतलब है मल्टीपर्पज प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, उनके गठन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। और बात करें इसी के साथ भारतीय बीज सहकारी जो समिति लिमिटेड है उसकी सदस्यता दिलाने के अंदर भी राजस्थान पहले स्थान पर है। तो पैक्स क्या है, ठीक है, इसके तहत मतलब राजस्थान कौन से स्थान पर है, एमपैक्स क्या है, ये सारी जानकारी हमने इसमें विस्तार से देख ली है। अगले क्वेश्चन की बात करें HPCL राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है जो इसे तकनीकी रूप से विश्व की टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल करता है। तो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स उसके अंदर इसका स्कोर है वो 17 रहा है। बात करें नेल्सन
कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या है? तो यह एक स्कोरिंग प्रणाली है जो कच्चे तेल को परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलने की तकनीक क्षमता के आधार पर तेल रिफाइनरियों को रैंक प्रदान करती है। मतलब जो तेल रिफाइनरी होती हैं उनको इसमें रैंक प्रदान की जाती है। इसे 1960 के दशक में डब्ल्यू.एल. नेल्सन द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रतिवर्ष ऑयल एंड गैस जर्नल एक एक पत्रिका है जिसका नाम है ऑयल एंड गैस जर्नल, जो कि यूएसए का है, उसके द्वारा नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। यह पैमाना 1 से 20 तक होता है। स्कोर जितना अधिक होगा रिफाइनरी उतनी ही अधिक परिष्कृत, जटिल और सक्षम होगी। मतलब जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो उतनी ही विकसित या फिर बात करें रिफाइनरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट होगी। तो भारत में तकनीकी दक्षता के मामले में रिफाइनरी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी का सूचकांक बहुत उच्च है, जिसका जो स्कोर है वो 21.5 रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। उसके बाद हम बात करें वहीं HPCL राजस्थान रिफाइनरी, उसका स्कोर जो है वो 17 रहा है। बात करें नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, जो कि जो रिफाइनरी है उनकी उत्कृष्ट या उनकी गुणवत्ता को जांचता है, वहीं पे भारत के अंदर पहले स्थान पर जो है रिफाइनरी है वो जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस की है, ठीक है, उसका स्कोर सर्वाधिक रहा है। और वहीं पे HPCL जो कि हमारे राजस्थान के अंदर पंचपदरा जो रिफाइनरी है उसके अंदर इसकी सहभागिता है, उसका जो स्कोर है वो 17 रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया? तो वो किया गया जयपुर के अंदर 6 जुलाई। 6 जुलाई को क्या बनाया जाता है? सहकारिता जो विभाग है या मंत्रालय है उसकी स्थापना 6 जुलाई को की गई थी, इसलिए 6 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। मंत्रालय की जो स्थापना थी वो 6 जुलाई 2021 को की गई थी। इसकी जो थीम है वो है सहकार से समृद्धि की ओर। राजस्थान में जो सौगातें शुरू की गई, मतलब जो 6 जुलाई जो सहकारिता मंत्रालय का स्थापना दिवस था उसके अंदर राजस्थान में क्या क्या शुरू किया गया? 10 नए अन्न भंडार जो गोदाम है उनका शिलान्यास किया गया, 50 गोदामों का लोकार्पण किया, 100 गोदाम राज्य भंडार निगम को स्थानांतरित किए गए। और इसी दिन जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित किया गया, जिसका जो क्षेत्र है वो 64 एकड़ रहने वाला है, जहाँ पे खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम आदि वृक्ष लगाए जाएंगे और वृक्षारोपण की जो पत्ती है मियावाकी सामान्य प्रणाली से वहां पे पौधारोपण किया जाएगा। और बात करें 6 जुलाई को, तो 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी बनाई गई। तो सहकार वन जो विकसित किया जाएगा वो सुमेल गांव जयपुर के अंदर विकसित किया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है, जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया है, पूरी डिटेल से हमने यहाँ पे अध्ययन किया है, देखा है एक एक चीज को, ठीक है। हर लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना आज के एग्जाम में रहती है, क्योंकि आजकल की एग्जाम जो है RBS राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या RPSC हो, वो उन्होंने अपने जो क्वेश्चन है उनका पूछने का तरीका स्टेटमेंट वाइज एक एक लाइन उठा करके स्टेटमेंट के रूप में देते हैं, और उनमें से सत्य असत्य या सुमेलित करने का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। इसलिए हमें डिटेल से पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हैं, और महत्वपूर्ण जो चीज है वो रहने वाली है जो प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था 4 जुलाई 2026 को, उसके तहत उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या इसका लोकार्पण किया, क्या किसका उद्घाटन किया, तो वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाला है, उसको याद करके रखिएगा। कहीं ना कहीं एग्जाम में वहां से एक ना एक दो क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।